डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि साइंस का एग्जाम अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, 20 फरवरी को है ये एग्जाम। तो इस समय तक आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी एग्जाम की तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द होल सिलेबस, जो कि आपके लास्ट मिनट रिविजन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने बड़े ही ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और आंसर करने की कोशिश करनी है। और जहां से कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वहीं पर कमेंट करना है और मुझे बताना है। मैं इंस्टेंटली आपके कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो करूंगी। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है सभी के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लाने की, सो दैट आपके जितना भी कंटेंट है, आपका जितना भी सिलेबस है, वो एक बार ब्रश अप हो जाए। और प्लस पॉइंट बता रही हूँ कि जो जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनके डिटेल और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेंगे। तो बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, सो दैट आप लोग एस कर सके अपने साइंस एग्जामिनेशन को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम द डोमेस्टिक सर्किट। आपको पता है जो फिजिक्स का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। और डोमेस्टिक सर्किट से जो क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे देना है पूरे के पूरे चैप्टर के वन शॉट वीडियो का। यस, 40 मिनट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैंने कवर कर दिया है, हर एक एक्टिविटी के साथ, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा उसको देखने से, बिल्कुल मिस मत करना। और अब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि यस मैम ने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो द स्टेटमेंट इज सुनीता हैड टू रिप्लेस the electrical plug of her iron. She bought a 3-pin plug. 3-pin plug दिखता है कुछ ऐसा, आपने भी देखा होगा घर में एसी हो गया या कोई भी हैवी अप्लायंस है ना, उसमें 3 पिन वाला प्लग जो है वो लगा रहता है, उससे यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। Now, when she removed the old plug, she saw that there were 3 wires. उसमें 3 तारे थी, one with the color red, black and green. नाउ हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है टू विच पिन ऑन द प्लग शुड शी कनेक्ट द ग्रीन वायर, और दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ द ग्रीन वायर। अब आप लोगों को पता है डोमेस्टिक सर्किट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, नहीं पढ़ा है तो वीडियो भी देख लो ध्यान से। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 रंग की तारें होती हैं। जो रेड कलर की वायर होती है उसे हम लोग बोलते हैं लाइव वायर, जो ब्लैक वाली वायर होती है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर, और जो ग्रीन वाली होती है दैट इज दी अर्थ वायर। अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि यहाँ पे 3, यहाँ पे हमें लेबलिंग कर दी है, यहाँ पे P, Q एंड R 3 पॉइंट्स बना दिए। जो ऊपर वाली रॉड है इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया। नाउ द क्वेश्चन इज किस प्लग के साथ, किस प्लग की किस पिन के साथ जो ग्रीन वायर है वो लगेगी। तो याद रखना ये जो P पॉइंट है यहाँ पे ग्रीन वायर लगेगी। ग्रीन वायर कौन सी होती है, अर्थ वायर। और इसका काम क्या होता है कि जितना भी मेटल बॉडी पे अगर कोई एक्सेसिव चार्ज आ रहा है तो उसे अर्थ कराया जा सके और पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक जो है, जो सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक है वो ना लगे। शॉक से बचाना, टू प्रिवेंट द सीवियर शॉक, यही इसका फंक्शन है किसका, ग्रीन वायर का, कि जितना भी एक्सेस चार्ज है, जितना भी एक्सेस चार्ज है ये उसको अर्थ करा देगा, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसे शॉक नहीं लगेगा। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 नंबर ये बताने का कि यहाँ पे किस पिन के साथ ग्रीन वायर लगेगी, और 1 नंबर फिर से मिलेगा जब आप उसका फंक्शन लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी केमिस्ट्री से है हमारी। सो
In the chemistry lab, Pratyush worked with a liquid compound P. ये P compound के साथ वर्क कर रहा है, which is an ingredient of wine. तो बता दिया कि जो P है ये वाइन का इंग्रेडिएंट है. अब यहाँ से चीज याद रखना, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज अगर यहाँ पे आ रही है, हर एक अल्कोहलिक बेवरेज का जो एक एक्टिव कंपाउंड है दैट इज इथेनॉल. तो जब इन्होंने बोल दिया कि वाइन में मिलता है, ये वाइन का एक इंग्रेडिएंट है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पी कंपाउंड क्या है, इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH. ये हो गया. नेक्स्ट, he reacted P with orange solution called potassium dichromate. ऑरेंज कलर के सोल्यूशन के साथ इसे रिएक्ट करवाया. किसके साथ करवाया रिएक्ट? ऑरेंज सोल्यूशन, और नाम साथ में बता रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7. दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. और याद रखना ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4 इन द एल्कलाइन फॉर्म. ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स रहते हैं. तो हमने इसमें डाल दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट. अब इससे बनेगा एक नया सब्सटेंस Q. इससे क्या बन गया? एक नया सब्सटेंस Q. Then Pratyush added a piece of sodium to Q. Q में इसने क्या डाल दिया? सोडियम. This caused a bubbles of a gas R to form, which made a popping sound when a burning matchstick was brought close to it. जब कहते इसने Q में सोडियम डाला तो यहाँ से एक गैस जो है, गैस को नाम दे दिया R. R एक गैस पैदा होती है जो कि एक पॉप साउंड या पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसके नजदीक बर्निंग मैचस्टिक को लाया जाता है. अब देखो बड़ा क्लियर है, अगर पॉप साउंड आ रही है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो गैस है वो कौन सी रहती है? हाइड्रोजन. तो R इज हाइड्रोजन गैस. यहाँ से क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी. अब हमें पता है हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होगी. देखो Na क्या है? व्हाट इज सोडियम हियर? सोडियम इज अ मेटल, और मेटल के साथ अगर हमारे पास कोई एसिड रिएक्ट करता है तभी हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलती है. तो इसका मतलब जो Q है दैट इज अ सम फॉर्म ऑफ एसिड. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं. तो देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, मिस्ट्री क्वेश्चन, जिसमें आपका थिंकिंग लग रहा है, वहां पे क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते हुए आपने देखा मैंने क्या किया, मैं जैसे जैसे लाइन पढ़ रही हूँ मैं वैसे वैसे उसको ब्रीफिंग कर रही हूँ उसके साथ साथ में. अगर मैं सिंपली क्वेश्चन को पढ़ती जाऊं तो हो सकता है मुझे समझ में नहीं आएगा. आपने ये चीज करनी है, अगर आपको कुछ ऐसे XYZ फाइंड करने वाला, कुछ ऐसा कुछ फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एक एक सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते आपने साथ में लिखते जाना है कि वो क्या बोल रहे हैं. इससे कंफ्यूजन्स जो है कम होती हैं और आंसर्स क्विकली मिलने शुरू हो जाते हैं. अब देखो यहाँ पे Q क्या होगा उस चीज को समझो. अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन व्हाट इज कंपाउंड P, इसका हम लोग आंसर कर चुके हैं, दैट इज इथेनॉल. नाउ सेकंड, बिसाइड बीइंग इन वाइन व्हाट एल्स इज कंपाउंड P यूज्ड फॉर. कहते हैं वाइन में तो यूज हो रहा है, ये तो हमें यहीं पे बता दिया, इसके अलावा ये कहाँ यूज होगा. अब आपको पता है इथेनॉल के यूजेस, इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, इसको कफ सिरप में यूज किया जाता है, इसको सैनिटाइजर्स में यूज किया जाता है. तो इसके बहुत सारे यूजेस है, आपके एनसीईआरटी पे मेंशन्ड है. आप कोई भी एक यूज लिख सकते हो, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं कि ये कफ सिरप्स में भी यूज होता है. तो ये इसका आंसर आ गया. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द कंपाउंड P टर्न इनटू Q. वही मैं जो आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अब ये P में P यूज हो रहा है वाइन में, हमें पता है कि ये इथेनॉल है. इथेनॉल को ओपन फॉर्म में लिख लेंगे, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, C' दो कार्बन और इनके साथ इनके हाइड्रोजन्स, अल्कोहल होने के कारण यहाँ पे आ गया OH. अब इसमें हम लोगों ने डाला एसिडिफाइड
K2Cr2O7 और हीट कर दिया। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने काम करना शुरू कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ऐड क्या करवा देगा ये, ऑक्सीजन। अब देखो हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखना इधर, कार्बन और 3 हाइड्रोजन एज इट इज, कार्बन और 3 हाइड्रोजन एज इट इज, डैश कार्बन और OH एज इट इज। यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं जिसकी वजह से कार्बन की 2 बॉन्ड्स खाली हो गई। अब कार्बन यही 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। हुई ना ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये हमारे पास अभी जो ग्रुप है ये कौन सा बन गया, COOH विच इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये हमारे पास इथेनॉल जो कि P है से क्या बन गया, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड विच इज Q। और यही मैंने आपको हिंट में बता दिया कि जो Q है वो कोई एसिड होना चाहिए, क्योंकि एसिड ही मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ पाई यहाँ पे क्या हुआ। सो हाउ डज द कंपाउंड P टर्न इनटू Q, कि ये कैसे PQ में कन्वर्ट हो गया, किस वजह से हुआ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये आपको बताना है, तब आपको यहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा। राइट द केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है वो लिखेंगे, आधा नंबर फिर से मिलेगा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when Q reacts with sodium? जब Q रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ क्या होगा? अब Q हमें पता है हमारा क्या है, इथेनॉइक एसिड। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ। अब जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा एक सॉल्ट along with the evolution of hydrogen gas। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। देखो हमारे पास है CH3COOH जो कि हमारा Q है। इस Q के 2 मोल्स यूज होंगे और साथ में सोडियम के भी 2 ही एटम जो है वो यूज होंगे। अब ये जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम। हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाएगा H2 गैस। हमें मिल गया CH3COO, H की जगह पे क्या आया, Na। इधर भी CH3COO एज इट इज, H की जगह आएगा Na। हमें मिला साथ में सोडियम एसीटेट, और हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाई हाइड्रोजन गैस। और यही जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। यही हमारा क्वेश्चन था, समझ में आई? ये पूरा बैलेंस्ड फॉर्म में है, that 2 moles of acetic acid react with 2 moles of sodium to give 2 CH3COONA along with the evolution of hydrogen gas that burns with a pop sound। ये है सारी चीज, got it? तो वही है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन Q रिएक्ट्स विद सोडियम, तो बताएंगे सॉल्ट और जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बना CH3COONA along with हाइड्रोजन गैस विच इज R, जो कि यहाँ पे हमारा R कंपाउंड है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और इसका E पार्ट है, What happens if P is heated with concentrated sulfuric acid? Write the chemical reaction। कहते क्या होगा अगर हम लोग P यानी कि इथेनॉल को concentrated sulfuric acid के साथ हीट करेंगे, और इसका केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो चलिए यहां से भी मैं आपको बताती हूँ। P का
रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इट विल कॉज रिमूवल ऑफ वाटर। ये वाटर यानी कि H2O का रिमूवल करवाएगा। अब P हमारे पास क्या है? P है हमारा इथेनॉल, दैट इज CH3 CH2OH। इसमें डाल दिया हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसे कर दिया हीट। अब क्या होगा यहाँ पर? देखो डिहाइड्रेशन है, एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H जाएगा, H और OH मिला के क्या बन गया? वाटर, दैट इज H2O का हो गया रिमूवल। अब आपके पास बचे कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन। ये चीज जो है ये आपके पास बच रही है, कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, अदर कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा करने पर एक चीज हो रही है, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी खत्म हो गया। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो हुआ क्या? इथेनॉल से बन गया इथीन। तो जो क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर हम लोग P में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस। इस वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, एंड इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू इथीन, और जो इथेनॉल है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, और ये इसका रिलेटेड केमिकल रिएक्शन है। सो इस तरह से आप लोग ई पार्ट को आंसर कर देंगे, बताएंगे क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो गया, और उस बात को सपोर्ट करने के लिए आपने लिखना है उसका रिलेटेड केमिकल रिएक्शन। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर बताइए। Moving on to the next question. रेशमा heated a green colored crystals of ferrous sulfate। तो यहाँ पे बात हो रही है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करने की। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा किससे रिलेटेड हो गया? टू द डीकॉम्पोजिशन। और डीकॉम्पोजिशन भी कौन सी? क्योंकि हीट कर रहे हैं इसलिए थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, दैट इज FeSO4। और मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ दैट थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट हो गई या थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो फेरस सल्फेट है हमारे पास, फेरस सल्फेट इज ग्रीन बाय कलर, FeSO4 सॉलिड की बात हो रही है विच इज ग्रीन इन कलर, और जब हम लोग इसको हीट करेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रहता है? जिसमें सिंगल रिएक्टेंट से हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द प्रोडक्ट इज Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड जो रस्ट है, रस्ट जैसा, ये रस्ट का ही फॉर्मूला है, बस इसके साथ लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये उसके इनहाइड्रस फॉर्म है। तो हमें Fe2O3 मिलता है इन द सॉलिड फॉर्म, और हमें पता है ये जो Fe2O3 है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। और साथ में दो गैसेस इवॉल्व होती हैं, वन इज SO2 and other is SO3, sulfur dioxide and sulfur trioxide are the two gases that are evolved। तो ये देखो फेरस सल्फेट क्योंकि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस सल्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, इसलिए कलर चेंज तो आएगा ही केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए। और कलर चेंज क्या है? फ्रॉम ग्रीन, और वी कैन से लाइट ग्रीन से ये कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन, जैसा कि पिक्चर में बिल्कुल दिख रहा है। ये लाइट ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल रहते हैं, जबकि जो फेरिक ऑक्साइड है दैट इज रेडिश ब्राउन बाय कलर। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये रिएक्शन आता है इसके बेसिस पर आप इसके सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड द गैसेस दैट इवॉल्व्ड।
तो यहाँ पे हमें बताना है ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो बना, ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ये जो पिक्चर है मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लगाई हुई है कि आपको देखकर जो है कलर चेंज याद रहे। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ये है रेडिश कलर्ड कंपाउंड। सो नाम बताना है, नाम क्या है इसका, फेरिक ऑक्साइड। एंड द गैसेस इवॉल्व हुई हैं SO2 एंड SO3, फेरिक ऑक्साइड और गैसेस हो गई SO2 एंड SO3। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड, what type of reaction that occurred above and why is it so called, कि कौन सा रिएक्शन हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट हैज बीन डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, क्योंकि हीट करने पे ये डिकम्पोज हुआ। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द चेंज इन कलर ऑफ द ग्रीन क्रिस्टल, कि ग्रीन क्रिस्टल्स जो है उनमें जो कलर चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है, और उसको आप रिएक्शन की हेल्प से बड़ा ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन लेड नाइट्रेट के बेसिस पे भी आ सकता है। आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ लेड नाइट्रेट के बारे में। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट क्या रहता है, PbNO3 होल ट्वाइस, और ये एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में रहता है लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं हमें मिलता है लेड ऑक्साइड अलोंग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलोंग विद ऑक्सीजन। याद रखना है कि जो लेड ऑक्साइड है ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड जो रेजिड्यू बचता है इसका कलर रहता है येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जिसका कलर है ब्राउन। ऑक्सीजन भी गैस है लेकिन ये कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर लेड नाइट्रेट को हीट करा गया है, ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही है, बताइए वो ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, तो याद रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किस टाइप का रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन। रिलेटेड इक्वेशन लिखने को बोल दे तो ये, अगर बैलेंस इक्वेशन बोल रहे हैं, बैलेंसिंग करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 2PbO 4NO2 एंड O2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलती तो आपको बैलेंस करके भी लिखना पड़ेगा। बैलेंसिंग नहीं आती है तो उसके लिए भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी एक बार देख लेना, 5-6 मिनट का वीडियो है, बड़ी ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी हो गया, और यहाँ पे एक साथ ही हमने 2 कंसेप्ट को निकाल लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बायोलॉजी से, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। वॉल ऑफ द स्टमक में कौन कौन से ग्लैंड्स जो है मौजूद रहते हैं, ठीक है, उनसे सिक्रीशंस जो आती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशन आती है, सॉरी, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आने वाली सिक्रीशंस कौन कौन सी हैं। एक तो हो गया, देखो यहाँ पे 3 बताए हैं, 3 सिक्रीशंस बतानी है और तीनों के फंक्शन बताने हैं। तो एक तो सिक्रीशन हो गई HCl, दूसरा हमारे पास हो गया पेप्सिन, और तीसरा हो गया हमारे पास म्यूकस। HCl का काम क्या है, HCl जो है ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। व्हाट HCl डज, HCl क्या करता है, इट क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए वर्क करने के लिए, और एसिडिक मीडियम बना कौन रहा है, HCl। इसको आपने कंप्लीट लिखना है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना। देन म्यूकस क्या है, म्यूकस यहाँ पे एक ऐसी लाइनिंग है जो कि स्टमक को HCl के एसिडिक इफेक्ट से बचाकर रखती है, प्रिवेंट्स the walls of the stomach from the action of acid.
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को लिखेंगे। जैसे कि आपने माउथ लिख लिया, फिर इसके बाद फूड पाइप आ गया, ठीक है, फिर आया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ये लिख लिया माउथ, माउथ में कौन सा ग्लैंड मौजूद है, उससे कौन सी सिक्रीशन आ रही है, उस सिक्रीशन का फंक्शन क्या है, ऐसा करके एक चार्ट बना लो। यहाँ पे लिखो माउथ में आपके पास कौन सा ग्लैंड रहेगा, ठीक है, उससे कौन सी सिक्रीशन आ रही है, उसका क्या फंक्शन है। समझ पा रहे हो इस बात को, उस चीजों को लिखो, ठीक है। लिखने के बाद जब आपका ये पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, आपका ये बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि ये चार्ट मैं आपके लिए एक अच्छा सा रिवीजन के लिए बना दूं, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब उसमें एग्जाम के नियर बाय मैं बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो डालती रहूंगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टू आवर 5th क्वेश्चन। ये भी हमारे पास है रिलेटेड टू द केमिस्ट्री रिएक्शन। In the chemistry lab, the teacher handed Rahul an organic compound labeled X. Rahul discovered that X with the molecular formula C2H6O is not only a solvent at room temperature but also an excellent solvent. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसी कंपाउंड X की जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C2H6O, और एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है ये, that is also given to us. When X undergoes oxidation, it transforms into a compound Y. जब X का कहते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है, तब ये Y में कन्वर्ट हो जाता है। Interestingly, Y reacts with sodium bicarbonate producing a gas W with brisk effervescence. तो कहते हैं जब ये Y रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 के साथ, प्रोड्यूस अ गैस W विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो इसके दौरान एक W गैस प्रोड्यूस होती है जिसकी ब्रिस्क एफरवेसेंस है, मतलब फिज साउंड। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है फिजी साउंड, एक फिज का साउंड। अगर फिज साउंड की बात हो रही है तो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लियरली यहाँ से पता चल गया कि W तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो W एक ब्रिस्क एफरवेसेंस पैदा करती है। फर्दरमोर when X and Y are combined in the presence of concentrated sulfuric acid, ये देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है, X और Y जब रिएक्ट करते हैं concentrated sulfuric acid की प्रेजेंस में, they yielded a new compound, एक नया कंपाउंड बनता है Z which has a pleasant fragrance, जिसकी बड़ी ही प्लीजेंट फ्रेग्रेंस है, मतलब खुशबू बड़ी अच्छी है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर प्लीजेंट फ्रेग्रेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब Z क्या है, एक एस्टर। और एस्टर कब बनता है, जल्दी से मुझे बताओ, एस्टर कब बनता है, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास X का फॉर्मूला क्या है, देखो एस्टर कब बनता है, व्हेन इज एन एस्टर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तब एस्टर बनता है। एस्टर हमारा है Z, और Z किससे बना, X और Y से। मतलब X और Y में एक एसिड है और एक अल्कोहल है। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा अल्कोहल है, वो हमें जितनी भी जानकारी गिवन है उससे समझ में आ जाएगा। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं X की। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है, COOH, और अल्कोहल में रहता है -OH, ये इनके फंक्शनल ग्रुप है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें 2 ऑक्सीजन है
आ रही है ना, इसके ग्रुप में 2 ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं, लेकिन जो हमें X गिवन है उसमें तो केवल उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब X जो है, X एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड होने के लिए 2 ऑक्सीजन के एटम लगने थे, इसके पास तो एक ही है। तो इसका मतलब जो X है अल्कोहल, और Y हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सी अल्कोहल है, कितने कार्बन लगे हुए हैं इसमें, 2, तो ये 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल। तो क्लियर हो गया, X क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल ऑक्सीडाइज होने पर क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड। X इथेनॉल है, Y इथेनोइक एसिड है। और ऑब्वियसली बात है, ये एसिड की प्रॉपर्टी है, एसिड कभी भी मेटल के बाइकार्बोनेट या मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और साथ में बनाएगा वाटर। ये प्रॉपर्टी तो हमने एसिड बेस में भी पढ़ी थी, एसिड बेस के चैप्टर में, और यही प्रॉपर्टी हम लोग जाके कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में भी पढ़ते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट के साथ साथ CO2H2O बनाता है। देखो, सारी इंफॉर्मेशन, जितनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, उसे सॉल्व करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो लीजिए, पूरा का पूरा जितना मैटर है हमने सॉल्व कर लिया। अब इन क्वेश्चन आंसर्स की तो क्या ही बात है, हमने तो सब कुछ ही पता लगा लिया। अब देखो, अब क्वेश्चंस के आंसर्स क्या रहेंगे। व्हाट इज द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई की बात कर रहे हैं, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला दोनों बताइए। इसका केमिकल नेम क्या है, इथेनोइक इसका केमिकल नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला रहता है CH3COOH। दोनों चीजें लिखेंगे, जो पूछा है सब बताएंगे। सेकेंड, हाउ कैन राहुल टेस्ट फॉर द गैस W गैस कौन सी है, CO2 का टेस्ट बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स, क्या करती है ये, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो हम लोग, मुझे लगता है इस बात को तो हम लोग कोई 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसके बाद, इलास्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Y एंड Z। Y और Z की फॉर्मेशन बतानी है। Y का फॉर्मेशन तो ये रहा, Y और Z का फॉर्मेशन, चलो इसको और डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। Y एंड Z दोनों का बताना है फॉर्मेशन। Y और Z का फॉर्मेशन एक बार दोबारा से देख लो। Y हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड। Y हमारे पास क्या है, Y इज द इथेनोइक एसिड, और Z हमारे पास क्या है, एस्टर। तो इथेनोइक एसिड कैसे बना, एस्टर कैसे बना, इन दोनों की फॉर्मेशन जो है वो हमें बतानी है। तो देखिए, Y इथेनोइक एसिड और Z हमारा एस्टर, कैसे बना, Y बना बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ X जब ऑक्सीडाइज हुआ तब Y बना। अब हमारे पास है CH3CH2OH। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता के आई हूं मैं, दैट अगर हम लोग इसमें एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालते हैं या एल्कलाइन KMNO4 डालते हैं और इसे हीट कर देते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास बन गया CH3COOH, ये X से बन गया Y। ठीक है, अब एस्टर बनेगा इन दोनों का रिएक्शन जब आपस में होगा। अब हमारे पास रिएक्शन के तहत क्या है, यहाँ पर वी हैव CH3CH2OH। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, CH3COOH के साथ, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हल्के से एसिडिक माहौल में रिएक्शन होगा। एक हमारे पास है अल्कोहल,
एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रिएक्शन हो गया हमारा एस्टेरिफिकेशन। तो जब भी CH3 CH2OH रिएक्ट कर रहा है CH3COOH दैट इज इथेनोइक एसिड के साथ, दिस इज आवर X एंड दिस इज आवर Y, तभी इसमें होगी स्टेरिफिकेशन एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब होगा क्या, यहाँ से एक साइड से जाएगा H और दूसरे से जाएगा OH, तो यहाँ से जो हमारा X है विच इज द इथेनॉल, इथेनॉल से जाता है H और कार्बोक्सिलिक एसिड से जाता है OH एंड देयर इज द रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अब आपके पास बचा क्या, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, इधर से आपके पास बचा CH3CO और इधर से यहाँ ऑक्सीजन के पास से बॉन्ड टूटा है ना, तो ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और उसके साथ लगा हुआ है CH2, CH2 के साथ लगा है CH3, तो ये बन गया हमारा एस्टर CH3COOCH2CH3। तो ये जो एस्टर हमारे पास बन गया यही है हमारा Z which has a very sweet smell, तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास बन जाता है एस्टर। सो दिस इज हाउ जो हमारे पास Y और Z का फॉर्मेशन रहता है। नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन दैट फॉर्म्स Z, जो Z को बनाता है उस रिएक्शन का नाम क्या है, उस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन reaction, and identify one use of the compound Z। एस्टर का यूज बताना है, एस्टर को हम लोग परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं and it is also used as flavoring agent, और इसे फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस को आप लोग आंसर कर सकते हो। अगर आप लाइन टू लाइन जाते हो ना कि कौन चीज किसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्या बन रहा है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल एकदम शांत रहकर आपने सोचना है कि आपको क्या गिवन है और कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, a student performed a cross between plants with purple flowers and plants with white flower. Help him to complete the figure of finding out PQRS. PQR and S को हम लोगों को फाइंड करना है। तो व्हाइट फ्लावर, देखो यहाँ पे इन्होंने कैपिटल W लगाए हैं, तो मतलब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसलिए जो पर्पल रिसेसिव के लिए हम लोग लगा लेते हैं स्मॉल w, क्योंकि देखो सेग्रीगेशन होने के बाद ये दोनों अलग हो गए ना, यहाँ पे स्मॉल w अलग दिखा रहे हैं, तो हमें इकट्ठा करके लिखना है, तो यहाँ पे p हमारे पास क्या आ गए, दोनों ही स्मॉल w's। देन अब ये साथ में कंबाइन हो गए, एक कैपिटल W यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा स्मॉल w, तो यहाँ पे हमारे पास Q क्या हो गया, कैपिटल W एंड स्मॉल w। अब इनका क्रॉस करा हुआ है, कैपिटल कैपिटल के साथ क्रॉस होके दोनों ही कैपिटल W's आ जाएंगे, तो यहाँ पे R क्या है, बोथ आर कैपिटल W's। अब यहाँ पे S के लिए स्मॉल एंड स्मॉल का क्रॉस होगा, तो S क्या है, बोथ आर स्मॉल W's, और दोनों के लिए यहाँ पे चारों को लिखने के लिए आपको हर एक का हाफ मार्क मिलेगा, हाफ फॉर ईच। तो ये पूरा पार्ट PQRS बताना आपके लिए हो गया 2 मार्क्स का। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे है ऑल्सो रेट द जीनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। अब आपको पता है कि यहाँ पे बात हो रही है व्हाइट एंड पर्पल फ्लावर्स की, ठीक है, सभी में कैपिटल W आ रहा है, मतलब सभी जो है वो व्हाइट तो रहेंगे, एक जो है वो पर्पल हो जाएगा क्योंकि वो उनसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली जो रेशियो है दैट इज 3:1, और रेशियो को स्पेसिफिकली बताने के लिए 3:1 का रेशियो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर से 1 मार्क मिलेगा, और ये क्वेश्चन हो गया आपके पास 3 मार्क्स का। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज प्यूबर्टी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, व्हाट इज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या है, द एज एट विच 6 हार्मोन बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर दैट इज एबल टू reproduce is called puberty. Then describe in brief the functions of the following parts in the male reproductive system.
टेस्टिस के फंक्शन, सेमिनल वेसिकल, वास्ट एफिन एंड यूरेथ्रा, सभी के क्वेश्चन, सभी के जो फंक्शंस है बताने हैं। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस पे वो साइट है जहाँ पे मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स बनते हैं और यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है उसका भी प्रोडक्शन होता है। देन कम टू सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में क्या है? इट्स अ पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर। सेमिनल फ्लूइड जो कि एक वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्रक्टोस होता है, दैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म। तो मतलब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल से याद रखना जो सेमिनल फ्लूइड है, जो सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट होता है, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म। Each seminal vesicle releases its contents into the ejaculatory duct during ejaculation. Then इसके बाद आगे vas deferens पे। वास्ट एफिन का क्या काम रहता है? यहाँ पे जो एक म्यूकस है, यहाँ पे क्या रहता है? दिस इज अ स्ट्रेट ट्यूब, एक स्ट्रेट ट्यूब रहती है अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका काम क्या है वास्ट एफिन का? which carries the sperm to the seminal vesicle। ये सेमिनल वेसिकल्स तक स्पर्म्स को लेकर जाती है, जहां पर एक म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड जो है मिक्स कर दिया जाता है स्पर्म्स में, जो कि उसकी मोबिलिटी के लिए वर्क करता है। Then comes the urethra. Urethra arises from the urinary bladder. Urethra का काम क्या है? In the male reproductive system, urethra carries urine from the bladder as well as sperms from the vas deferens through the penis. तो मतलब यहाँ पे urethra डबल वर्क कर रहा है, it carries urine and it also carries the sperm। तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स Why are testes located outside the abdominal cavity? जो testes है वो abdominal cavity के बाहर क्यों located रहते हैं? Because sperm formation requires a lower temperature than normal body. So the temperature of the testes in the scrotum is about 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature. This temperature is ideal for the sperm formation and development. ठीक है, तो याद रखना है कि स्पर्म की फॉर्मेशन एक लोअर टेम्परेचर पे होती है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से, तो इसलिए इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जिससे कि जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री लोअर रहता है। And the next is how a sperm moves towards the female germ cell. तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का रहता है। इसी चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस्ड हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां पे भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। Then moving on to the next question, identify the mode of asexual reproduction. हाइड्रा में आमतौर पे होती है बडिंग, प्लेनेरिया में रीजनरेशन, अमीबा में फिजन, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन एंड राइजोबस में रहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रहता है। Then list 3 advantages of vegetative propagation. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी और बहुत बार रिपीट हो रखा है। एक तो ये क्विक मेथड है प्रोपेगेशन का, दूसरा जो नए प्लांट्स बनते हैं अपने पेरेंट प्लांट से बहुत ज्यादा जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाया जा सकता है फ्रॉम वन प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seed. इसके अलावा ये चीज बिल्कुल याद रखनी है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट्स लगाए जाते हैं उनमें फल और फूल, ठीक है, जो उनके फ्रूट्स हैं, जो उनके फ्लावर्स हैं, वो भी वो जल्दी ही बियर करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसी का सी पार्ट, why cannot fertilization take place in flowers if pollination does not occur? कहते फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं की जा सकती अगर पॉलिनेशन ना हो? तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन क्या है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, तो अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगी? सो पॉलिनेशन ब्रिंग्स मेल गैमीट्स in close proximity to the female reproductive part of the flower. In the absence of pollination, there will be no male gamete available for fertilization with female gametes. तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। Now next, write the relation between resistivity of a material in the shape of the cylinder and the area of cross section. तो यहाँ पे सिंपली हमें बताना है
आर, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल, अगर सेम मटेरियल का हमारे पास कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों चीजों को कंबाइन करके हमारे पास बनता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब हमें पता है अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पे वो कांस्टेंट है रो। आर अपनी जगह पे, एल और ए अपनी जगह पे, यहाँ पे आर है रेजिस्टेंस जबकि रो है रेजिस्टिविटी। So this is the relationship between resistance, resistivity, length and area of cross section of the conductor। तो ये एक पार्ट इसका आंसर हो गया, लेकिन इसी में साथ बोला है hence derive the SI unit of electrical resistivity। resistivity रो का जो यूनिट है वो हमें यहीं से फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना लेंगे दैट रो किसके इक्वल आ गया, आर अपनी जगह पे, इधर आ गया ए अपॉन एल। अब हमें पता है रेजिस्टेंस के यूनिट रहते हैं ओहम, एरिया के रहते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ के रहते हैं मीटर, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो इसके एसआई यूनिट जो रेजिस्टिविटी के बन गए हमारे पास ओहम मीटर। अब हो गया ये पार्ट पूरा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर। अब हमें चीजें गिवन है, इसी फॉर्मूला के बेस्ड पर न्यूमेरिकल है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है दैट जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितनी है 60 ओहम, लेंथ कितनी है 3 मीटर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 4 into 10 raised to power -7 मीटर एंड वी नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाया हुआ है हम लोगों ने, उसी में वैल्यूज को फिल कर देंगे। तो रो का वैल्यू क्या आया हमारे पास, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, एल का वैल्यू कितना 3, 80 into 10 raised to power -7 यूनिट्स लगाएंगे ओहम मीटर। दैट्स इट, सेकंड पार्ट डन। थर्ड, state how would the electrical resistivity be affected if the wire is stretched so that length is double, justify your answer। resistivity कैसे बदलेगी, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज। आप लेंथ को चेंज कर लो, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर लो, लेंथ और एरिया चेंज होने पर रेजिस्टेंस पे असर आ सकता है, रेजिस्टिविटी पर नहीं। तो अगर कोई पूछे कि लेंथ डबल कर दी, हाफ कर दी, एरिया डबल कर दिया, हाफ कर दिया, रेजिस्टिविटी पे क्या असर आएगा, कुछ नहीं, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। चेंज किस में आता है, रेजिस्टेंस में। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के लिए जब बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इस चीज को आपने याद रखना है, बहुत हाईली लाइकली चांसेस है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के। सो आपने इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना है अपने माइंड में, लेंथ और एरिया चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी नहीं। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला वीडियो में लेकर आऊंगी प्योरली ऑनटू द न्यूमेरिकल्स। मुझे पता है बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए लाइट के न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स सभी का वीडियो आएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, सभी के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। पहले भी मैं बना चुकी हूँ, उनके लिंक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन एग्जाम से पहले एक थोड़े नए टच के साथ और वीडियोस भी आती रहेंगी। अगर इसी तरह से आप अपने एग्जाम को एस करना चाहते हैं, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद कॉमेंट्स में जरूर बताइए यस मैम वी आर लाइकिंग योर वीडियोज। और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे मत जाना। अब फिर हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।